तो आपके पास अग्निशामक यंत्र भी रहता है आग बुझाने के लिए। ये मैंने महसूस किया है। हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है। सर, इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और ईसाइयों को, सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए। अगर इतना सेक्युलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग, आप सुनते नहीं हो, सुनाते हो। इसको संवाद नहीं कहते हैं, इसको संवाद नहीं कहते हैं। इस देश के मुसलमान का इस मिट्टी पे कर्ज है और इस मिट्टी का मुसलमान पे कर्ज है। इस कर्ज के रिश्ते को व्यापारी की नजर से मत देखिए, तिजारत की नजर से मत देखिए। हिंदू या मुसलमान के लिए के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। नीतीश नायडू ने क्यों दिया मोदी का साथ? क्या मुसलमानों की वोट की नहीं रही जरूरत, या फिर नीतीश नायडू को मुसलमानों का मिल गया विकल्प? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बोर्ड बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का साथ क्यों दिया, ये सवाल बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि दोनों ही नेताओं को मुस्लिम वोटरों का भारी समर्थन मिलता रहा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम समाज के लिए जो उनका दायित्व था उससे वो कन्नी काट गए? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिसकी वजह से नीतीश नायडू मुसलमानों से वादा खिलाफी करने को मजबूर हो गए? विपक्ष को लग रहा था कि वक्फ जैसे संवेदनशील मसले पर नीतीश नायडू तो किसी भी कीमत पर पीएम मोदी का साथ तो नहीं देंगे, लेकिन दोनों नेताओं ने सबको चौंका दिया। चौंकाते हुए न सिर्फ बीजेपी का साथ दिया, बल्कि वक्फ बिल के समर्थन में ऐसी ऐसी बातें कही जो विपक्ष के लिए चुभने वाली थी, मुस्लिम समाज को बहुत ही ज्यादा दर्द देने वाली थी। तो सवाल यही है, क्या नीतीश नायडू को मुस्लिम वोट खिसकने का डर खत्म हो गया है, या फिर कहानी कुछ और है? माना जा रहा है दोस्तों, वक्फ बिल का असर 3 तलाक वाले मुद्दे से ज्यादा है, क्योंकि ये सीधे मुस्लिमों की संपत्ति से जुड़ा मसला है। फिर भी नीतीश नायडू ने बीजेपी का साथ दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों को चेताया है कि इससे सरकार उनकी जमीन छीन लेगी, सरकार का दखल बढ़ेगा। उन्हें भरोसा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसे पास होने से रोक देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों पार्टियों ने खुलेआम समर्थन दिया। नीतीश कुमार और नायडू ने इस बिल का समर्थन क्यों किया? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है और आंध्र प्रदेश में यह 9% से अधिक है। दोनों राज्यों में मुस्लिम वोट चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने नीतीश और नायडू को निशाने पर लिया था। AIM-PLB ने भी उनसे बिल का विरोध करने की अपील की थी और बिहार में नीतीश की इफ्तार पार्टियों का बहिष्कार भी हुआ था। फिर भी दोनों नेताओं ने बिल का समर्थन किया, जिससे लगता है कि वो इस जोखिम को उठाने को तैयार थे। शायद नीतीश और नायडू को भरोसा है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उनके खिलाफ उतना प्रभाव नहीं रख पाएगा। बिहार में नीतीश का मुकाबला तेजस्वी यादव की आरजेडी से है, तो मुस्लिम यादव समीकरण पर निर्भर है। नीतीश शायद मानते हैं कि उनका विकास का ट्रैक रिकॉर्ड और बीजेपी के साथ गठबंधन उन्हें गैर मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा दिलाएगा, जो मुस्लिम वोटों के नुकसान की भरपाई कर देगा। नायडू के लिए भी आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के साथ उनकी स्थिति को मजबूत करता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों नेताओं ने शायद ये माना कि मुस्लिम वोटों का खिसकना अब उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना पहले माना जाता था। नीतीश कुमार ने बिहार में मुस्लिम समुदाय के लिए कई कल्याणकारी योजना चलाई है, जैसे मदरसों का आधुनिकीकरण और अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम। इसी तरह नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लिए स्कॉलरशिप और अन्य योजनाओं को बढ़ावा दिया है। दोनों को लगता होगा कि ये कदम उनके मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने में मदद करेगा, भले ही वक्फ बिल पर उनका रुख कंट्रोवर्शियल रहा हो। दूसरा, वक्फ बोर्ड के फैसलों से तमाम मुस्लिम ही खफा हैं, जो नुकसान की बजाय फायदा मंद होने वाला है।
बिल पेश होने से चंद घंटे पहले दोनों नेताओं की ओर से कुछ भी साफ नहीं था। फिर अचानक कहा जाने लगा कि जेडीयू ने इस बिल में कई सुझाव दिए हैं जो मुसलमानों के लिए जरूरी हैं। सरकार ने उन सभी को मान लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का सबसे बड़ा सुझाव था कि इस कानून को पीछे से लागू ना किया जाए। सरकार ने उसे मान लिया, यानी कानून जब पास होगा तभी से इसे लागू माना जाएगा। ये मैसेज मुसलमानों तक भी भेजा गया कि जेडीयू और टीडीपी ने मुसलमानों के हक में बिल में बदलाव करा दिया। जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसदों के समर्थन से ही एनडीए की सरकार चल रही है। ऐसे में वक्फ बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल पर गठबंधन से अलग रुख अपनाना नीतीश और नायडू के लिए जोखिम भरा हो सकता था। गठबंधन धर्म निभाना उनकी प्राथमिकता रही होगी, क्योंकि इससे उनकी सौदेबाजी की ताकत बनी रहती है, लाभ उठाने का मौका मिलता है। नीतीश कुमार बिहार में लंबे समय से सुशासन और विकास के एजेंडे पर चलते रहे हैं। मुस्लिम वोट उनके लिए अहम है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन उनकी सरकार की स्थिरता का आधार है। वक्फ बिल का समर्थन कर उन्होंने बीजेपी के साथ वफादारी दिखाई, जिससे बिहार में उनकी सरकार को कोई खतरा न हो। वहीं चंद्रबाबू नायडू के लिए आंध्र प्रदेश में विकास और केंद्र से आर्थिक मदद प्राथमिकता है। टीडीपी ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि वे मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन केंद्र के साथ सहयोग उनके राज्य के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर किस वजह से नीतीश नायडू ने पीएम मोदी को वक्फ बिल पर सपोर्ट किया होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए तो हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, क्रिश्चियंस में डालिए, तब न बात होगी। या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा, यह उचित नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, इसमें क्या है, मैं दूसरी चीज कहूंगा कि संपत्ति वक्फ की है अतिक्रमण के पंजीकरण के संदर्भ में। मेरे संजय जी कह चुके हैं, आपकी खुद की एफिडेविट है कि कितना डिजिटलाइज हो गया है, कितना इंक्रोचमेंट हुआ। एक छोटी सी बात कहूंगा कि एक बहुत बेहतर चीज आपने कही थी और मैंने नोट किया था सर, एक कायदे से, सॉरी, नहीं ढूंढने में जो समय लगेगा, नहीं सर, नहीं मिल गया सर, वो एक्चुअली एक मिनट सुनो सही सर, सुनो, ढूंढने में जो समय लगेगा उतना अतिरिक्त समय आपको मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू सर। इन्होंने कहा, अब देखिए कि 30 बरस में, प्लीज जयराम जी, 30 बरस में सिर्फ 8, सर मैं इस बोनहोमी को तो धन्यवाद कहता हूं, लेकिन इससे मुझ जैसे सदस्य को थोड़ी दिक्कत होती है अपनी बात रखने में। बाकी अपने प्यार के लिए बहुत जगह है इजहार के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 30 बरस में सिर्फ 8 केसेस आए। क्या कर रहे हैं हम सर? अब वक्फ बाय यूजर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। माननीय सभापति महोदय, आप मुझे देखिए, मैं भी आप ही को देखूंगा। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। कोई मस्जिद कब से यूज में है, कागजात ढूंढोगे। मैं अभी अपने बिहार का अनुभव बताता हूं। हम बहुत छोटी जोत के किसान परिवार से आते थे, दादा के टाइम से। सर अभी वहां सर्वे हो रहा है, कागज हमें अपने घर में नहीं मिल रहा है सर, ये और सर्वे ही बंद कर दिया बिहार की सरकार ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करने के लिए आप यूं ही एक आम अदना मुसलमान शहरी, अदरवाइज वो परेशान है। पुरानी संपत्ति है, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, कहां से लाए, सब विवाद में आ जाएंगे, लिटिगेशन का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा हमारे समक्ष। और हां, आप डीएम को बहुत काम पकड़ाते हो। बेचारा डीएम लोकल लेवल पे हम कहते हैं ट्रैक्टर बन के रह गया है। जितनी आपकी योजनाएं हैं, जयंत भाई की विभाग की योजनाएं हो, किसी की डीएम नोडल ऑफिसर, और हम ये मान के भी चलते हैं कि डीएम है तो ज्ञान का सारा भंडार उसके पास है। डीएम को एक एक महकमे की मीटिंग का टाइम नहीं मिलता है, क्या क्या करेगा डीएम। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय
वीकर सेक्शंस की बड़ी चर्चा इसमें की गई है। कम से कम पसमानदा, अपने हिंदू समाज में भी पसमानदा बहुत बड़े। जब जब आप लोगों के पास आग्रह करता हूं जीरो आवर के माध्यम से या किसी उपकरण से कि साहब कास्ट सेंसस करवा दो, तो आप चुप हो जाते हैं। अभी संजय जी ने कहा कि भगवान ने अगर ये व्यवस्था नहीं बनाई ऊंच नीच की, जाति व्यवस्था की, तो भगवान के समक्ष जो इबादत का है, जो मंदिर है, वहां क्यों ये व्यवस्था बनी रहे? क्यों नहीं आरक्षण हो? क्यों नहीं हम सुनिश्चित करें कि पूजा पद्धति किसी एक जाति विशेष के हाथ में ना हो, हर कोई उसमें भागीदारी कर सके? सर तब तो जो राष्ट्र की संकल्पना थी हमारी, हम उसको साकार कर पाएंगे। अब देखिए कंसल्टेशन, रिजिजू जी बहुत इनोसेंट चरित्र के हैं, बहुत इनोसेंट चेहरा भी है। कंसल्टेशन के इतने आंकड़े बता दिए। अब भूपेंद्र जी आप उठते हैं, लगता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लीजिएगा। हाँ सर, कंसल्टेशन, देयर इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ कंसल्टेशन। Consultation is not about we called so many meetings. Consultation is about did you listen to them? सुना या सुना दिया? आप सुनते नहीं हो, सुनाते हो। इसको संवाद नहीं कहते हैं, संवाद का मतलब होता है दोनों चीजें। और एक चीज मैं कहूंगा और वही खत्म करूंगा, संस्थागत गैर मौजूदगी मुस्लिम्स की आप इंश्योर कर रहे हैं। मैं आज इतिहास के इस कालखंड में हूं, माननीय लीडर ऑफ द हाउस है, हमारे साथी है यहाँ। 2 मिनट के बाद मेरी कही गई बात भी हिस्ट्री हो जाएगी, इतिहास बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं मंत्री जी, डोंट हरी अप। इस देश के मुसलमान का इस मिट्टी पे कर्ज है और इस मिट्टी का मुसलमान पे कर्ज है। इस कर्ज के रिश्ते को व्यापारी की नजर से मत देखिए, तिजारत की नजर से मत देखिए, क्योंकि अगर वो नजर आपकी नजर में बदलाव नहीं आएगा तो माननीय उपसभापति महोदय, सब कुछ हमारा बिखर के रह जाएगा। आखिरी 1 मिनट लूंगा। मैं सोच के आया था कि क्या कहूं, और मैंने ईदगाह का जिक्र इसलिए किया। एक नूर मियां की सुरमा का भी कर सकता था, विद्रोही जी ने लिखा, उनसे पहले केदारनाथ सिंह ने लिखा। लेकिन मैं अदम कोंडवी, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का आभार करते हुए मैं 2 लाइन पढ़ करके अपनी बात खत्म करूंगा। हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल, पता करना बड़ा मुश्किल है कौन कहां से। हम में से कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। हाथ जोड़ के कहता हूं सर, इसको फिर से कंसल्टेशन के लिए भेजिए और एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को कमतर करिए, एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को, इन्फ्लुएंस को कमतर करिए। और पूरी दुनिया नॉमिनेटेड से इलेक्टेड पे जा रही है, आप इलेक्टेड से नॉमिनेटेड पे जा रहे हो। नॉमिनेटेड लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ध्यान रखना सर। जय हिंद सर। धन्यवाद मनोज जी।